नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ज़कात कोर्स का आज दूसरा सबक है। आज के सबक में हम ये बयान करेंगे कि साहिब निसाब कौन है। पिछले सबक में ये बात अर्ज की थी कि ज़कात उस माल में वाजिब होती है कि जो माल निसाब को पहुंच जाए, और ये बात भी अर्ज की थी कि आम तौर पर जब देखा जाता है तो चार चीजें हैं कि जिन चीजों में हम देखेंगे कि इंसान के पास अगर निसाब के बराबर है तो उन चार चीजों में ज़कात वाजिब हुआ करती है। तो उन चार चीजों में तफसील पेश की जाती है। साहिब निसाब कौन है? ज़कात बुनियादी तौर पर चार किस्म की चीजों में वाजिब होती है: सोना, चांदी, नकदी और माल तिजारत। हर एक की तफसील ये है। देखिए, अगर एक बंदे के पास सिर्फ और सिर्फ सोना है, उसके पास चांदी भी नहीं, नकदी रकम भी नहीं, माले तिजारत भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोना मौजूद है, तो देखा जाएगा कि अगर सोना उसके पास 7.5 तोले मौजूद है, जिसे ग्राम में अगर हम देखना चाहें तो 87.48 ग्राम, अगर इतना किसी के पास सोना मौजूद हो, मसलन वो जेवरात बने हुए हैं, डली बनी हुई है, या आराइशी सामान बना हुआ है, सिक्के वगैरह है, किसी भी शेप में अगर सोना मौजूद है, तो 7.5 तोले होने की सूरत में ये शख्स साहिब निसाब होगा और इस पर ज़कात वाजिब होगी। नंबर 2, एक शख्स ऐसा है, उसके पास चांदी को देखा जाए कि चांदी सिर्फ और सिर्फ उसके पास है, और वो कितनी है? न सोना है, न ही उसके पास नकदी माल है, और न ही उसके पास माल तिजारत है, सिर्फ चांदी है, ओनली चांदी। तो अगर सिर्फ चांदी हो और वो 52.5 तोला हो, ग्राम में हम देखना चाहें तो 612.36 ग्राम, इतनी अगर उसके पास चांदी मौजूद है, चाहे वो भी जिस सूरत में हो, वो जेवरात की शक्ल में है, डली की शक्ल में है, आराइशी सामान की शक्ल में है, सिक्कों की शक्ल में, किसी भी शक्ल में अगर किसी शख्स के पास 52.5 तोला चांदी मौजूद है, तो यह शख्स भी साहिब निसाब है और इस पर भी ज़कात वाजिब है। दो सूरतें। तीसरी सूरत, अच्छा, एक शख्स ऐसा है कि जिसके पास 7.5 तोले सोना नहीं है, 52.5 तोले सोना नहीं है, कुछ ये नहीं है, या थोड़ा सोना है, इस मिकदार से कम है, मसलन 1 तोले सोना था, 15 तोले चांदी थी, आधा तोला सोना है, 20 तोले चांदी है, कुछ नकदी रकम उसके पास मौजूद है, कुछ तिजारत का सामान मौजूद है। यानी आप यूं समझिए कि अगर किसी के पास सोना भी इस मिकदार में ना हो, चांदी भी ना हो, या थोड़ी सी मिकदार में हो, तो फिर देखा जाएगा कि अगर इस शख्स के पास चार किस्म का जो अमवाल है, सोना, चांदी, नकदी या माल तिजारत, या इनमें से बाज मौजूद है, नकदी है और कुछ माल तिजारत है, या सिर्फ नकदी मौजूद है, या थोड़ा सा सोना, थोड़ी सी चांदी, थोड़ी सी नकदी मौजूद है, मतलब ये कि इन चार किस्म के अमवाल को देखा जाए, कुल मौजूद हूं या बाज मौजूद हूं, तो अगर उनकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो, तो ऐसा शख्स साहिब निसाब है। 1 साल गुजरने के बाद देखेगा, अगर इसके पास फिर भी निसाब मौजूद हो तो इस पर ज़कात वाजिब है। मैं इसकी मिसाल अर्ज करना चाहूंगा। आज के दौर में, आज के अयाम में निसाब यानी 52.5 तोला चांदी आ रही है 1,18,300 रुपए की। अब एक शख्स के पास सोना मौजूद है 1/4 तोला, मसलन सोना उसके पास है 40,000 का, चांदी उसके पास है 50,000 की, और 90,000 बन गए। उसके पास नकदी मौजूद है 1 लाख रुपया, तो ये बन गया 1,90,000। तिजारत का माल, एक मोबाइल खरीदा था कि बेचूंगा, 30,000 का मोबाइल मौजूद है, तो ये बन जाएंगे 2,20,000। अब इसने चारों चीजों को जमा किया और उनकी कीमत को निकाला, तो उनकी कीमत 2,20,000 रुपए बनी। अब आज के दौर में 52.5 तोला चांदी की कीमत है 1,18,300 रुपए। इस शख्स ने जब अपने इन चारों अमवाल को जमा किया तो इसकी कीमत बन गई 2,20,000 रुपए। इसका माना यह निकला कि इसके पास
जो चारों चीजों का मजमुआ है, उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी से ज्यादा है। इसलिए हम कह देंगे कि यह शख्स साहिब निसाब है। बस इस माल पर साल गुजरे, जो तफसील हमने पेश की, तो इस पर ज़कात देना जरूरी है, यह ज़कात देगा। तो ये बुनियादी तौर पर आपने समझ लिया कि किस शख्स को साहिब निसाब कहेंगे, कि जिसके पास निसाब के बकदर माल मौजूद हो। और यह भी अर्ज किया कि जो निसाब के लिए अगर किसी के पास सोने की मतलूबा मिकदार नहीं, कम है, चांदी की मतलूबा मिकदार नहीं, कम है, और दीगर सामान भी मौजूद हो, तो सबको जमा करें और सबकी कीमत 52.5 तोला चांदी या उससे जायद हो, तो फिर ऐसा शख्स साहिब निसाब है। साल गुजरने के बाद ज़कात फर्ज होगी। यहां हमने एक बात अर्ज की है कि माले तिजारत हो, तो समझ लीजिए माले तिजारत क्या है। देखिए, माले तिजारत उस माल को कहते हैं, मसलन प्लाट है, मकान है, बाग है, गाड़ी है, एक आपकी घड़ी है, आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, यानी ऐसी कोई भी चीज हो, आपने इस नियत से खरीदी थी कि मैं इसको फरोख्त कर दूंगा, और ज़कात के हिसाब करने की तारीख तक आपकी वो नियत बाकी है, तो ये सामान माल तिजारत होगा। इसको भी आप उसमें शामिल कर लेंगे, अमवाल में, जिनमें आपने ज़कात अदा करनी है। यहां एक बात देख लीजिए, मैं 3 मिसालें अर्ज करता हूं। आपने ऐसा किया कि आपने एक प्लाट खरीदा और आपकी नीयत ये थी कि मैं इस प्लाट को बेचूंगा। आप ज़कात का जो अदा करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और उस ज़कात के लिए हिसाब करते हैं यकुम रमजान को। आपने प्लाट खरीदा है कि बेच दूंगा, यकुम रमजान आ गई, आप उसका हिसाब कर रहे थे, उस वक्त भी आपकी नीयत यह है कि मैंने प्लाट बेचना है, तो अब आपने इस प्लाट को अपने उन अमवाल में शामिल करना है जिनमें ज़कात देनी है। यानी 4 किस्म के अमवाल में प्लाट भी आ जाएगा, क्योंकि प्लाट आपका ये माल तिजारत है। एक मिसाल नंबर 2, आपने चीज खरीदी थी, नियत तो यह थी कि मैं इसको बेच दूंगा, लेकिन जब ज़कात के हिसाब करने की तारीख आई, उस वक्त नियत आपकी तब्दील हो चुकी। मसलन आज ही आपने प्लाट खरीदा, रमजान की यकुम को आपने हिसाब करना होता है, आपके शाबान की 20 तारीख को आपने नियत कर ली कि मैंने प्लाट नहीं बेचना, मैंने रखना है, मैं अपनी उस पर रिहाइश बनाऊंगा और बच्चे मेरे यहां पर रिहाइश पजीर होंगे। अब जब यकुम रमजान आएगी, तो यकुम रमजान के वक्त आपने नियत देखी, आपकी नियत प्लाट बेचने की नहीं है, तो इसका माना कि ये प्लाट आपका माल तिजारत न रहा। अब इस प्लाट को आप अपने ज़कात जिन अमवाल में देनी है उनमें शामिल नहीं करेंगे। तीसरी मिसाल, आपने प्लाट खरीदा था इस नियत से कि मैं इसमें रिहाइश करूंगा, आपने प्लाट ले लिया, यकुम रमजान को जब आप इसका हिसाब कर रहे थे अपने ज़कात का, तो उस वक्त आपकी नियत बन गई कि नहीं, प्लाट बेचना है। अब भी ये प्लाट माले तिजारत नहीं बनेगा। क्यों? माले तिजारत के लिए जरूरी है कि जिस वक्त खरीदा हो उस वक्त भी नियत हो, और जिस वक्त हिसाब कर रहे हैं ज़कात का उस वक्त भी नियत हो। ये जो आपने प्लाट खरीदा है, आपने बेचने की नियत से नहीं खरीदा, बल्कि आपने इस प्लाट को इस नियत से खरीदा था कि आप इस पर रिहाइश करें। यह तो नियत आपकी बाद में बेचने की बनी है, इसलिए ये माल तिजारत नहीं होगा। ज़कात का हिसाब कैसे करें? देखिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आपने शराइत भी पढ़ ली हैं, माल में शराइत क्या हूं, बंदे में शराइत क्या हूं, साहिब निसाब कौन है, यह भी पढ़ लिया। अब आते हैं हम अपने असल मकसद की तरफ कि इंसान अपनी ज़कात का हिसाब करे तो कैसे करे। उसके लिए बुनियादी तौर पर आपने 2 बातें समझनी है। पहली बात नंबर 1, दूसरी बात नंबर 2। बस नंबर 1 और नंबर 2 को समझ लीजिए तो इंशाअल्लाह अजीज इस उन्वान को समझना आसान है। नंबर 1 में, यानी यूं समझिए कि आपके पास एक कागज मौजूद है। हमने मरकज आलो सुन्नत वल जमात से जो एक फॉर्म तैयार किया है, मैं उसको एक झलक आपको दिखा देता हूं। ये देखिए है ज़कात की अदायगी के लिए मददगार फॉर्म। इसमें 2 कॉलम बने हुए हैं। कॉलम नंबर 1
काबिल ज़कात असासों की मालियत। आपने कॉलम नंबर 1 को भी फिल करना है। नंबर 2, ये कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर बी कह दें इसको भी आपने जो है वो पुर करना है। आपने नंबर ए भी पुर किया और नंबर बी भी पुर किया। नंबर ए, जो आपके माल हैं, जो आपके असासे हैं, जो आपकी रकमें हैं, वो आपने नंबर 1 में रखनी है, और नंबर 2 में रखनी है जो आपकी जिम्मेदारियां हैं। आपने कर्ज लिया हुआ वापस करना है, आपने दैन पर कोई चीज ली है वापस करनी है, आपने बीवी का महर देना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपके इस महीना में, जिस महीना में आपने ज़कात की अदायगी करनी है, उसमें आपका बिजली का बिल भी आया हुआ है, उसको भी माइनस करना है। तो ज़कात के हिसाब करने के लिए बेसिकली 2 चीजें बस समझ लीजिए, ए और बी। ए का माना काबिल ज़कात असासों की मालियत, और बी का माना आपकी माली जिम्मेदारियां। बस ये समझ लीजिए, फिर इंशाअल्लाह इसको बयान करना आसान है। तो हम बात कर रहे थे कि हमने ज़कात का जब हिसाब करना है तो ज़कात के हिसाब में बुनियादी तौर पर हमने 2 चीजों को समझना है। एक तो हम समझेंगे, यानी कॉलम नंबर ए, काबिल ज़कात अमवाल और असासा जात। नंबर 2, ये कॉलम नंबर बी बन गया, मालियाती जिम्मेदारियां। काबिल ज़कात असासा जात, काबिल ज़कात अमवाल में आपने ये तमाम चीजें अगर आपके पास हों, उनको आप उसमें जो है वो खाली खानों में पुर करते जाएं। पहली चीज, सोना और चांदी किसी भी शक्ल में हो और किसी भी मकसद के लिए हो, आप उसमें जमा करें। मसलन सोने की आपने कीमत लगाई वो है 12 लाख, चांदी की लगाई वो है 1 लाख, आप वहां लिख लें। अलबत्ता यह है कि खोट और नगीने निकाल लें, सिर्फ प्योर जो सोना है और प्योर जो चांदी है आपने उसकी मालियत लगानी है। नंबर 2, घर में या जेब में मौजूद रकम। नंबर 3, बैंक अकाउंट या लॉकर में मौजूद रकम। नंबर 4, गैर मुल्की करेंसी की मौजूदा मालियत। आपके पास दिरहम है, दनानीर है, रियाल हैं, वो आपने उनकी जो अपने करेंसी के मुताबिक उनको कन्वर्ट कर लें और उसका हिसाब करें। नंबर 5, प्राइस बॉन्ड। प्राइस बॉन्ड लेना तो जायज नहीं है, लेकिन चूंकि आप अपनी रकम वहां सर्व कर चुके हैं, वो रकम आपकी मिल्कियत की है, इसलिए उसको कॉलम नंबर 1 में लिखें। नंबर 6, मुस्तकबिल के किसी मंसूबे, हज है, बच्चों की शादी वगैरह है, तो उसके लिए आप जो जमाशुदा रकम है आपकी, आपने वो भी कॉलम नंबर 1 में लिखनी है। नंबर 7, तकाफुल या इंश्योरेंस पॉलिसी में जमाशुदा रकम। यह बात याद रखें, इंश्योरेंस करवाना हराम है, अगर किसी ने करवाई है तो बिल्कुल फौरन खत्म कर दे। बहरहाल इंश्योरेंस पॉलिसी में जो रकम आपने जमा कराई हुई है वो आपकी मिल्कियत में है, इसलिए उस पर ज़कात वाजिब है, उसको आपने लिखना है कॉलम नंबर 1 में। नंबर 8, जो कर्ज दूसरों से लेना है और तवक्को है वो दे देगा, तो उसको भी लिखना है। हां, अगर आपका कर्ज ऐसा है, मसलन जिसने लिया था आपको यकीन है कि मेरा कर्ज डूब गया, वो मुझे नहीं देगा, तो फिर आपने उसको कॉलम नंबर 1 में नहीं लिखना। यहां भी एक बात याद रखें, आपके दोस्त हैं, उन्होंने आपसे रकम ली थी लेकिन अभी वो रकम नहीं दे रहे, आपको यकीन है कि नहीं देगा, तो अब ज़कात साकित हो जाएगी। 5 साल के बाद कुदरती वो दे गया, यानी आपके वहम और गुमान में भी नहीं था, वो दे गया, तो पिछले सालों की ज़कात वाजिब नहीं है, क्योंकि आपको यकीन था कि रकम डूब चुकी है। हां, अब जो आपके पास रकम आई तो अब से उसकी ज़कात का हिसाब स्टार्ट कर देंगे। नंबर 9, कमेटी यानी बीसी की जो रकम जमा करा चुके हैं और अभी तक आपकी कमेटी नहीं निकली, वो रकम भी लिखें। आप 8 किस्तें जमा करा चुके हैं, आप वो 8 किस्तों की रकम भी कॉलम नंबर 1 में लिख लें। नंबर 10, किसी भी चीज के लिए एडवांस में दी गई रकम जबकि वो चीज अभी तक नहीं मिली। नंबर 11, सरमायाकारी में आपने इन्वेस्ट की है रकम, मुजारबत में, शिराकत में जो आपने रकम लगाई वो भी लिख लें। नंबर 12, आपने कुछ शेयर्स खरीदे, कुछ सर्टिफिकेट्स खरीदे, मसलन सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, एनआईटी यूनिट्स हैं, ये भी इसी तरह की चीज है जिसमें आप अपनी रकम सेव करते हैं। एनडीएफ सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, प्रोविडेंट फंड की वसूल शुदा
या किसी और इदारे में मालिक के इख्तियार से मुंतकिल शुदा रकम। जीपी फंड की रकम मिल चुकी है वो भी लगा दें, और आप अपने इख्तियार से आपने कहा फला इदारे में जमा करा दें, वो भी यहां पर लगा दें, वो भी कॉलम नंबर 1 में लिखें। नंबर 13, माल तिजारत यानी दुकान, गोदाम या फैक्ट्री में जो स्टॉक काबिल फरोख्त है उसकी मौजूदा कीमत। नंबर 14, खाम माल जो फैक्ट्री, दुकान या गोदाम में मौजूद है उसकी मौजूदा कीमत। नंबर 15, फरोख्त शुदा माल के बदले में हासिल शुदा अशिया की मालियत और फरोख्त शुदा माल की काबिल वसूली रकम। नंबर 16, फरोख्त करने की नीयत से खरीदे गए प्लाट, घर, फ्लैट, दुकान या जमीन की मौजूदा कीमत, यानी उसके लिए मार्केट वैल्यू को देखा जाएगा। और यह मैं वजाहत कर चुका हूं कि अगर आपने फरोख्त की नीयत से खरीदा है और वो आपकी नीयत अब भी बाकी है तो ये माल तिजारत है, और अगर नीयत तब्दील हो चुकी हो तो माल तिजारत नहीं रहेगा, जिस तरह मैंने अभी 3 सूरतें इसकी अर्ज की हैं। तो ये 16 किस्म की चीजें हैं। इन 16 किस्म की चीजों को आपने कॉलम नंबर 1 में लिखना है, उसको आप नाम दे दें ए का। ये आ गया। अब आ जाए दूसरे कॉलम पर, वो है आपकी माली जिम्मेदारियां, यानी ये आपने अपने कुल माल से देनी है, इसको भी आपने अपने हिसाब में लिखना है। नंबर 1, कर्ज जो अदा करना है, यानी आपने उधार रकम ली हुई है वो। नंबर 2, उधार खरीदी हुई चीजों की जो रकम आपने अदा करनी है। नंबर 3, बीवी का हक महर जो अभी अदा करना है। नंबर 4, पहले से निकली हुई कमेटी यानी बीसी की जो बकिया किस्तें आपने अदा करनी है। नंबर 5, आपके मुलाजिमीन की तनख्वाहें जो ज़कात का हिसाब करने की तारीख तक वाजिबुल अदा है। नंबर 6, टैक्स, दुकान, मकान वगैरह का किराया, यूटिलिटी बिल्स, इनमें जो भी हैं आपके, जो उस तारीख तक जो आपकी ज़कात की है वाजिबुल अदा हैं, तो वो भी आपने इस कॉलम नंबर बी में लिखने हैं। और गुज़िश्ता बरसों की ज़कात जो अभी तक अदा नहीं हुई उसको भी आपने कॉलम नंबर बी में लिखना है। ये कुल 7 चीजें हैं, इन तमाम की मालियत को आपने लिख लेना है कॉलम नंबर बी के अंदर। अब आपके पास 2 वैल्यूज आ गई, ए और बी। ए आपकी वो मालियत है, वो असासा जात हैं जो काबिल ज़कात हैं, और बी आपकी वो जिम्मेदारियां हैं जो आपने पूरी करनी है, आपकी माली जिम्मेदारियां हैं। आप ए में से बी को माइनस कर दें तो आपके पास एक अमाउंट आएगी। ये आपकी वो साफी रकम है जिस रकम पर आपने ज़कात अदा करनी है। बस आप उस रकम को मल्टीप्लाई करें 2.5% के साथ, और आसान करना चाहे तो उस कुल रकम को 40 पर तकसीम कर दें। आपका जो जवाब आएगा ये आपके जिम्मा वाजिबुल अदा ज़कात की टोटल रकम है, इसको आपने अदा करना है। बतौर मिसाल के एक बात है वो हमने यहां पर लिख दी है। मसलन एक बंदे ने हिसाब किया, हिसाब में उसके पास ए की जो मिकदार है वो 20 लाख है, जो बी की मिकदार है वो 2 लाख है। अब ए में से बी को माइनस करना है, यानी 20 लाख में से हमने 2 लाख को माइनस किया, हमारे पास जो जवाब आया वो जवाब है 18 लाख। अब ये आपकी साफ सुथरी रकम है जिसमें आपने ज़कात अदा करनी है। अब इसको 40 पर आपने तकसीम किया तो 18 लाख को 40 पर तकसीम करें, जवाब 45,000 आया। तो ये आपके जिम्मा वाजिबुल अदा ज़कात की रकम है। इकट्ठी जम देना चाहें तब भी ठीक है, अगर थोड़ी थोड़ी अदा करके थोड़ी थोड़ी करके अदा करना चाहें तो दोनों सूरतों में ठीक है। तो ये हमने आपकी खिदमत में पेश कर दिया कि आपने ज़कात का हिसाब किस तरह करना है। आसान सा तर्ज है, इसको बार बार सुनिए, बार बार समझिए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज इंसान को ज़कात की अदायगी का हिसाब बहुत ही आसान तरीके से समझ आएगा। 3 पॉइंट्स हैं, इस पर तवज्जो दें। नंबर 1, इस्तेमाल की गाड़ियां हैं आपके, इस्तेमाल के आपके घर हैं, इस्तेमाल का सामान है, उन पर ज़कात नहीं है। इसकी मैं वजाहत पीछे कर चुका हूं। अगर इस्तेमाल का नहीं है तो क्या होगा, इस्तेमाल का नहीं है और माल तिजारत है तो सामान पर ज़कात होगी चूंकि माल तिजारत है। और अगर इस्तेमाल भी नहीं है
और तिजारत का माल भी नहीं है, जिस तरह घर में आपके जरूरत से जायद कपड़े पूरा साल रखे हैं तो फिर भी ज़कात नहीं है। नंबर 2, मुनाफा कमाने के लिए आपने प्लाट खरीदा, उस पर ज़कात है। नंबर 3, घर बनाने के लिए आपने प्लाट खरीदा, उस पर ज़कात नहीं है। एक गलत फहमी और उसका इजाला समझ लें। देखिए, बाज लोग ऐसे हैं जो किसी खास इस्लामी महीने को ज़कात का महीना समझते हैं कि उसी में ज़कात देते हैं, आगे पीछे नहीं देते, तो ये गलती है। बाज लोग कहते हैं सिर्फ रमजान में ज़कात होती है, आगे पीछे नहीं। बाज रजब को, बाज शाबान को, बाज किसी और महीना को कहते हैं कि इसी महीना में ज़कात दी जाए और महीना में नहीं। ये बात दुरुस्त नहीं है। याद रखिए, आप चांद की जिस तारीख को साहिब निसाब हुए हैं, तो आपके लिए हर साल उसी तारीख को अपनी ज़कात का हिसाब करके ज़कात अदा करना वाजिब है। अगर आप मुहर्रम में साहिब निसाब हुए तो हिसाब मुहर्रम में करें, शाबान में हुए हैं तो शाबान में करें, रमजान में हुए तब रमजान में करें। तो किसी खास महीना में नहीं, बल्कि जिस महीना में आप साहिब निसाब बने हैं उस महीना में आप ज़कात अदा करेंगे। हाँ, एक बात यहां यह समझ लें कि बाज लोग, मसलन एक शख्स है, साल हर साल से वो ज़कात अदा नहीं कर रहा था, अल्लाह ताला ने अब समझ अता फरमाई है कि ज़कात देनी है, तो फिर उस शख्स को चाहिए कि कोई सी तारीख मुकर्रर कर ले। अगर उसकी पहले से कोई मुकर्रर करदा तारीख ना हो, बस उस तारीख को आने पर हिसाब कर लिया करे, फिर यकमुश्त अदा कर दे तब भी ठीक है, थोड़े थोड़े अदा कर दे तब भी ठीक है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ज़कात जल्द अज जल्द अदा कर दी जाए। एक अहम उन्वान है इस्तेमाली और गैर इस्तेमाली जेवरात का हुक्म। ये उन्वान हम यहां इसलिए लाए हैं कि आज के दौर में बाज अफराद ऐसा करते हैं कि वो सोने और चांदी के अगर जेवरात हैं तो वो इस्तेमाल नहीं करते, पड़े रहने देते हैं। जहन ये होता है कि अगर इस्तेमाल करेंगे तब तो ज़कात है, अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तब ज़कात नहीं है। ये बात दुरुस्त नहीं है। इस्तेमाली जेवर हो या इस्तेमाली ना हो, घर में पड़ा हुआ है या खातून ने पहना हुआ है, सोने का चांदी का जो भी जेवर होगा, चाहे इस्तेमाल में है चाहे रखा हुआ है, हर किस्म के जेवर पर ज़कात है। और इसकी दलील यही है कि फुकाहे किराम रहमहुमुल्लाह ने जब जिक्र फरमाया है तो उन्होंने मुतलकन जिक्र फरमा दिया कि जेवर में ज़कात है। और कुरान और हदीस के उमूम से भी हमें ये बात मिलती है कि बस जेवर होना शर्त है सोने और चांदी का। इसमें यह जरूरी नहीं कि इस्तेमाल में है तब तो ज़कात है वगरना नहीं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसलिए यहां ये बात वाज़ेह तौर पर अर्ज की जाती है कि हर किस्म के जेवर में ज़कात वाजिब है, हर किस्म के जेवर में ज़कात वाजिब है। मैं दोबारा इसको अर्ज कर देता हूं। देखिए, बाज लोग बिला वजह ये बात कहते हैं कि जेवर पड़ा हुआ हो, शायद मैं उलट कह गया, जेवर पड़ा हुआ हो तब ज़कात वाजिब है, और अगर पहना हुआ हो तो वाजिब नहीं है। ये बात दुरुस्त नहीं है। पड़ा हुआ हो तब भी वाजिब है, अगर पहना हुआ हो तब भी वाजिब है। इस पर चंद दलाइल पेश किए जाते हैं। सबसे पहली दलील सूरत तौबा आयत नंबर 34। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना यकनिज़ून ज़हब वल फिद्दा वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना चांदी जमा करके रखते हैं और उसे अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करते, यानी ज़कात नहीं देते, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दीजिए। इस आयत में आम जिक्र किया गया है, बस सोना चांदी की ज़कात पर अदायगी, ज़कात अदा नहीं की तो दर्दनाक अजाब की खबर दी गई है। इसमें तमाम किस्म के सोना चांदी के जेवरात आ गए, चाहे वो इस्तेमाल में हूं, तिजारती हूं, गैर इस्तेमाल में हूं, जिस तर्ज के भी हूं, रखे हुए हूं, जो भी हो, तो फिर हर किस्म के जेवरात पर ज़कात वाजिब के लिए इस आयत के उमूम से उलमा ने इस्तिदलाल किया है। नंबर 2, ये हदीस है मुस्नद अहमद, हदीस नंबर 27614 में हजरत अस्मा बिनत यजीद रजी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं, दखल तो अना
व खालती अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और मेरी खाला हम हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई। व अलैहा अस्विरतुम मिन ज़हबिन, कि हम पर जो थे वो सोने के कंगन हमने पहने हुए थे। फ़क़ाल लना, हुजूर ने हमें इरशाद फरमाया, अतुअतियानी ज़काता, कि तुम इन दोनों इनकी ज़कात देती हो। क़ालत फ़कुलना ला, हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, हम तो इसकी ज़कात नहीं देती। अब जेवर पहने हुए हैं और पहने हुए जेवर पर हुजूर अलैहि सलाम फरमाने ज़कात दो, इस बात का माना कि जेवर पहने हुए हूं तब भी ज़कात है। आप अलैहि सलाम ने फरमाया, अमा तखाफानी अन युसव्विरकुम अल्लाहु अस्विरतम मिन नार अद्दिया ज़काता, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह से इस बात से नहीं डरती कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनकी वजह से आग के कंगन तुम्हें पहनाए, अद्दिया ज़काता, इनकी ज़कात अदा किया करो। सुनन तिरमिज़ी में हदीस नंबर 635 है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हा की ज़ौजा हैं हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा, आप फरमाती हैं, खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहि सलाम ने हमें खुतबा इरशाद फरमाया। फ़क़ाल, और आपने फरमाया, या माशर निसा, ऐ औरतों की जमात, तसद्दक़ना, तुम सदका किया करो। सदके से मुराद यहाँ ज़कात की अदायगी है। वलो मिन हुलिय्यिकुन्ना, अगरचे वो माल जेवर ही क्यों ना हो। फ़इन्ना कुन्ना अक्सर अहल जहन्नम यौमल क़ियामा, हुजूर फरमाते हैं, क़यामत के दिन तुम में से अक्सर औरतें जहन्नम में होंगी। किस वजह से? ज़कात की अदायगी में कोताही की वजह से। तो यहाँ हुजूर ने फरमाया, अगरचे तुम्हारा जेवर ही क्यों ना हो, ज़कात दो। यहाँ हुजूर ने मुतलकन फरमा दिया कि जेवर में ज़कात है, जिससे पता चला कि वो ज़कात उस जेवर पर भी है कि जो पहना हुआ है, उस जेवर पर भी है जो रखा हुआ है। चूंकि ज़कात का हुक्म आप अलैहिस्सलाम ने ये उमूम के साथ बयान किया। तो इन तीन दलाइल से ये बात साबित होती है कि जेवरात चाहे इस्तेमाल के हों चाहे इस्तेमाल के ना हो, रखे हुए हों, हर दो किस्म में ज़कात जरूरी है, ज़कात वाजिब है। ये हमने ज़कात फॉर्म लिखा है, ज़कात की अदायगी के लिए मददगार फॉर्म। तो इस फार्म को भी आप लोग मुताला कीजिए और इसके मुताबिक जो है वो समझने की कोशिश कीजिए। तफसील मैंने अर्ज कर दी है। तो ज़कात अदायगी के लिए जो फार्म है, आप खुद भी इसको प्रिंट आउट कीजिए और अपनी ज़कात के असासों की ज़कात के हिसाब करते रहिए। और आप जिन दोस्तों को समझते हैं उनके पास अल्लाह ने माल दिया है, फरावानी दी है, उनको भी दीजिए ताकि वो भी अपने ज़कात की अदायगी के लिए इस मददगार फॉर्म से ज़कात का हिसाब कर लें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़कात कोर्स को अच्छी तरह समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।